हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध MBO, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक संगठन किसी उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर स्थापित किया जाता है। प्रत्येक कार्य व संस्था के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होने चाहिए। उद्देश्यों के अभाव में उनकी प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए जाएंगे। उद्देश्य एवं लक्ष्यों के निर्धारण से कार्य करने की दिशा स्पष्ट होती है। उद्देश्य विहीन संगठन का कोई भविष्य नहीं होता है, न ही कोई ठोस कार्य योजनाएं होती है। सेनेका ने कहा है कि यदि एक व्यक्ति ये नहीं जानता कि वह किस बंदरगाह को जाना चाहता है तो कोई भी हवा उसके अनुकूल नहीं होगी। उद्देश्यों के अभाव में एक संगठन की दशा हवा के थपेड़ों में उड़ते सूखे पत्ते के समान होती है, जिनकी कोई दिशा व मार्ग नहीं होता। पीटर ड्रकर जो है, उन्होंने इस संबंध में कहा है कि उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यावसायिक उपक्रम के संचालन हेतु आवश्यक उपकरण है। इनके अभाव में प्रबंध की उड़ान निष्प्रयोजन होगी, क्योंकि मार्ग बोध के लिए न तो संकेत चिन्ह होंगे, न कोई मानचित्र होगा और न ही कोई पूर्व परिचित मार्ग होगा। तो कोई भी उद्देश्य, अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो उद्देश्यों को परिभाषित करना पड़ेगा। योजना और लक्ष्य और उद्देश्य, इनका होना बहुत जरूरी है। तो उद्देश्यानुसार प्रबंध संगठन के प्रत्येक स्तर पर संयुक्त रूप से उद्देश्यों, लक्ष्यों व दायित्वों का निर्धारण करने, प्रभावी कार्य नियोजन करने तथा लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने का एक व्यवस्थित दर्शन और तकनीक है। इस तरह उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया एवं प्रणाली है जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक तथा अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से संस्थागत, विभागीय एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और फिर उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं, जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके और व्यक्ति, संगठन एवं पर्यावरण में एकीकरण स्थापित किया जा सके। इसकी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ MBO उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के जो कार्यान्वयन के जो चरण है वो हम लेंगे। सबसे पहले उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक व्यवस्थित एवं नियोजन कार्यक्रम है। इसे अनायास ही लागू नहीं किया जा सकता। इसके क्रियान्वयन में कई स्तरों पर व्यापक तैयारी करनी होती है और इसकी प्रक्रिया को निम्न चरणों में विभाजित किया जाता है। पहले, उच्च प्रबंध का सहयोग एवं प्रतिबद्धता। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली का प्रथम महत्वपूर्ण चरण इस कार्यक्रम के प्रति प्रबंधकों में सहयोग, निष्ठा एवं प्रतिबद्धता की भावना का संचार करता है। उच्च प्रबंधकों में ही जब उत्साह, प्रेरणा, पहलपन एवं सृजनात्मक दृष्टि का अभाव होता है तो ऐसे कार्यक्रम असफल हो जाते हैं। उच्च प्रबंधक अपने अधीनस्थ प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को उचित मार्गदर्शन, अभिप्रेरण एवं प्रतिबल प्रदान करके उद्देश्यानुसार प्रबंध कार्यक्रम को गति एवं ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका दीर्घकालीन उद्देश्यों एवं युद्ध नीतिक योजनाओं का निर्माण, यानी जो स्ट्रेटेजिकल जो पॉलिसीज है, व्यूह रचनाएं जो है, उनका निर्माण करना। उद्देश्यानुसार प्रबंध के इस चरण में समग्र संगठन के व्यापक एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए उच्च प्रबंधक
मूल परिणाम क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं। ये उद्देश्य समग्र संगठन के निष्पादन को प्रभावित करते हैं। ये उद्देश्य सामान्यतः संस्था की स्थापना के समय निर्धारित उद्देश्यों की सीमाओं को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं। इसका निर्धारण प्राय उच्च प्रबंधकों के द्वारा ही किया जाता है। इन उद्देश्यों में उपक्रम तथा उच्च प्रबंधकों के दृष्टिकोण, मूलभूत दर्शन की स्पष्ट छाप इसमें होती है। ये दीर्घकालीन उद्देश्य 5 वर्ष तक की अवधि के होते हैं। इनके आधार पर उपक्रम के भावी कार्यक्रमों को निर्धारित करना सरल हो जाता है। इन्हीं के आधार पर अल्पकालीन उद्देश्य भी निर्धारित किए जाते हैं। दीर्घकालीन उद्देश्य आधारभूत होते हैं तथा संस्था के दीर्घकालीन अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। इनके निर्धारण में संस्था के मिशन को ध्यान में रखना जाना चाहिए और इनके निर्धारण के पूर्व उच्च प्रबंध को कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने चाहिए, जैसे संगठन का मूलभूत उद्देश्य क्या है, हम किस प्रकार के व्यवसाय में हैं और क्यों हैं, हमें किस प्रकार के व्यवसाय में होना चाहिए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यूह रचनात्मक योजनाएं तैयार कर लेनी चाहिए। सामान्यतः ये उद्देश्य एवं योजनाएं उच्च प्रबंधकों द्वारा ही तैयार की जाती है, किंतु कुछ अनुभवी अधीनस्थों से भी दीर्घकालीन उद्देश्यों के निर्धारण में परामर्श लिया जा सकता है। दीर्घकालीन उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित किए जा सकते हैं। एलन के मतानुसार व्यावसायिक उपक्रम निम्न क्षेत्रों में अपने दीर्घकालीन सामान्य लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, जैसे उपक्रम का स्वरूप, विक्रय में सुधार, उत्पादों में सुधार, परिचालन की कार्यदक्षता, प्रबंध में सुधार, जन कल्याण के लिए अंशदान, लाभदेयता। नेक्स्ट है संगठन का विकास। इसमें उद्देश्यानुसार प्रबंध को प्रभावी बनाने के लिए इस चरण में संगठन को इस प्रकार के प्रबंध दर्शन एवं पद्धति के लिए तैयार किया जाता है। उद्देश्यानुसार प्रबंध को केवल आदेश देकर ही लागू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को उद्देश्यानुसार प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व से अवगत कराया जाए। मध्य स्तरीय तथा निम्न स्तरीय अधीनस्थों को इस प्रकार के प्रबंध की उपयोगिता समझाई जानी चाहिए। ये चरण संपूर्ण संगठन में एक उचित वातावरण एवं समझ उत्पन्न करने से संबंधित है, ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। संगठन के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे ग्रिड प्रशिक्षण, संवेदनशीलता प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, पुनर्वेशन, इन जो फीडबैक का होता है वो, प्रक्रम परामर्श आदि। इनमें से कुछ विधियों का प्रयोग करके उद्देश्यानुसार प्रबंध की पद्धति के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। इस कार्यक्रम के बारे में सूचनाएं, ज्ञान, प्रशिक्षण, निर्देश आदि के माध्यम से एक उत्साह एवं सकारात्मक दृष्टि उत्पन्न की जा सकती है। समस्त कर्मचारियों के लिए उद्देश्यानुसार प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम रात भर में ही क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कार्यक्रम के लक्ष्य बताना, भाग लेने वाले विभागों एवं इकाइयों के नाम बताना, विभिन्न विभागों के मध्य संबंधों का स्पष्टीकरण करना जो कि उद्देश्यानुसार प्रबंध से प्रभावित होंगे, प्रत्येक स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करना तथा कार्य विवरणों को स्पष्ट करना, कार्यक्रम के प्रत्येक स्तर के लिए समय सीमाओं को निश्चित करना तथा ये देखना कि ये पूरी हो रही है। नेक्स्ट स्टेप इसका है कार्य निष्पादन उद्देश्यों का निर्धारण। संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्यों का निर्धारण हो जाने के पश्चात अल्पकालीन निष्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करने की कार्रवाई की जाती है। ये उद्देश्य दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, छमाही
आदि अवधियों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। निष्पादन उद्देश्य सामान्यतः निम्न दो स्तरों पर निर्धारित किए जाते हैं, विभागीय या इकाई स्तर पर तथा व्यक्तिक स्तर पर। विभागीय या इकाई स्तर के जो उद्देश्य है उसमें संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक विभाग या प्रत्येक इकाई के अल्पकालीन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इन उद्देश्यों के निश्चित हो जाने से प्रत्येक विभाग तथा इकाई को ये ज्ञान रहता है कि उसे किन अपेक्षाओं को पूरा करना है तथा किन परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। इन उद्देश्यों के आधार पर प्रत्येक विभाग अपने दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अवधियों के कार्यों, दायित्वों व योजनाओं को निर्धारित कर सकता है। इकाइयों तथा समग्र संगठन के उद्देश्यों के मध्य किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और दूसरा है व्यक्तिक उद्देश्य। ये उद्देश्य प्रत्येक मध्यवर्ती प्रबंधक, पर्यवेक्षकीय प्रबंधक तथा कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। व्यक्तिक उद्देश्यों का निर्धारण वरिष्ठ तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के पारिश्रमिक सहयोग से किया जाना चाहिए। उद्देश्य निर्धारण के लिए पहल स्वयं अधीनस्थ कर्मचारी करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्यों एवं इकाइयों के उद्देश्यों के मध्य समन्वय बनाए रखते हैं। व्यक्तिगत लक्ष्यों के निर्धारण के पूर्व अन्य इकाइयों में समान स्तरीय व्यक्तियों के उद्देश्यों की जानकारी भी इन व्यक्तियों को दी जानी चाहिए। ये लक्ष्य परिमाणात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति करना कर्मचारियों का व्यक्तिगत दायित्व होता है। एक निश्चित अंतराल के बाद इन उद्देश्यों की वास्तविक कार्य परिणामों से तुलना की जाती है तथा विचलन पाए जाने पर उच्च प्रबंधक द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। विभागीय तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करते समय सामान्यतः जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें सबसे पहले उच्च प्रबंधकों को स्वयं को संस्था के तथा अपने उद्देश्यों का ज्ञान कर लेना चाहिए। उन्हें अपने समूह के उद्देश्यों तथा अपने निकटतम उच्चाधिकारियों के उद्देश्यों से भी परिचित हो जाना चाहिए। उसके बाद उन्हें अपने अधीनस्थों को अपने उद्देश्यों की जानकारी देनी चाहिए। उद्देश्यों का ज्ञान करवाने के पश्चात अधीनस्थों के मन में उत्पन्न शंकाओं, प्रश्नों, समस्याओं आदि का समाधान किया जाना चाहिए। उद्देश्य निर्धारण का वातावरण भी बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा उच्चाधिकारियों के उद्देश्यों तथा अपेक्षाओं को जान लेने के पश्चात अधीनस्थ अधिकारियों को भी अपने कर्मचारियों एवं श्रमिकों को उनके लिए निर्धारित उद्देश्यों को जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। तत्पश्चात उनकी समस्याओं, प्रश्नों व संदेहों को दूर किया जाना चाहिए। इसके बाद अधीनस्थ प्रबंधकों को पुनः अपने उच्च प्रबंधकों से मिलकर उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहिए। उनके उद्देश्यों की पूर्ति में आने वाली संभावित कठिनाइयों और बाधाओं को भी बता देना चाहिए। इसके अलावा उच्च प्रबंधकों तथा अधीनस्थों को मिलकर संयुक्त रूप से विभागीय एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को अंतिम रूप प्रदान करना चाहिए। तो दोनों स्तरों पर उद्देश्यों के निर्धारण में निम्न बातों का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट, विशिष्ट एवं निश्चित होने चाहिए। उद्देश्य वास्तविक अर्थात प्राप्त करने योग्य होने चाहिए और उद्देश्य रुचिपूर्ण, अभिप्रेरक तथा चुनौतीपूर्ण होने चाहिए। उद्देश्य संगठनात्मक नीतियों, कार्य पद्धतियों तथा योजनाओं के अनुरूप होने चाहिए। ये संगठन की अपेक्षाओं के शुद्ध परिचालक होने चाहिए। वे दल अभिमुखी होने चाहिए। वे एक ही इकाई के कर्मचारियों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। वे मापन योग्य होने चाहिए। नेक्स्ट है इसका कार्य योजनाओं का निर्माण। ये करने के बाद उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाता है। कार्य योजनाएं इस बात का उत्तर देती है कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार और किसे करना है, किन साधनों से करना है, किन कार्यकलापों एवं प्रणालियों को अपनाया जाना है तथा प्रयास कब और कहाँ किए जाने हैं। इस प्रकार इन कार्य योजनाओं से भी
प्रबंधकों, अधीनस्थों तथा कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है तथा संस्था में पूर्ण समन्वय एवं एक रूपता बनी रहती है। कार्य योजनाओं से संबंधित व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक साधन, तरीके एवं सामान उपलब्ध हो जाता है। कार्य योजनाओं का निर्माण भी उच्च प्रबंधकों के मार्गदर्शन में अधीनस्थ प्रबंधकों एवं कर्मचारियों द्वारा मिलकर किया जाता है। कार्य योजनाएं उद्देश्यों की प्राप्ति में दैनिक समस्याओं के समाधान का मार्ग उपलब्ध करवा देती है और कार्य योजनाओं का निर्माण करने से व्यवहारिकता और संभावना, समस्या क्षेत्रों और अविचारित परिणामों, श्रेष्ठ एवं कुशल तरीकों की खोज, लागत अनुमानों, बजटों, समय अनुसूचियों, संसाधनों, वांछित कार्य संबंधों, इस सब में सहयोग मिलता है। नेक्स्ट है सामयिक प्रगति पर विचार। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उच्च प्रबंधकों, मध्यवर्ती प्रबंधकों तथा अधीनस्थों को समय समय पर उनको आपस में जो है गोष्ठियों के आयोजन करते रहना चाहिए और सामयिक जो प्रगति है उस पर विचार करते रहना चाहिए। इन सभाओं में उद्देश्यों की प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं पर विचार किया जाता है। इन सभाओं के द्वारा विभिन्न विभागों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय किया जा सकता है। इन समीक्षा सभाओं का एक उद्देश्य ये जांच करना भी है कि क्या वर्तमान परिस्थिति में पूर्व निर्धारित उद्देश्य वैध है। यदि व्यवसाय के वातावरण में ऐसा कोई परिवर्तन हो जाता है जिस पर संगठन का कोई नियंत्रण नहीं है तो बदली हुई दशाओं के अनुरूप उद्देश्यों में भी आवश्यक सुधार किया जा सकता है। इन गोष्ठियों के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को अधीनस्थों की समस्याओं का भी आभास हो जाता है। ये जानकारी न केवल भविष्य में उद्देश्य निर्धारण में सहायक होती है वरन निष्पादन के मूल्यांकन में भी वरिष्ठ प्रबंधकों को एक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये सभाएं एक निश्चित समयावधि के बाद आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है परिणामों का मूल्यांकन। उद्देश्य अपेक्षित परिणाम होते हैं, ये पूर्व निश्चित प्राप्तियों के विवरण है। अतः एक निश्चित अवधि जैसे 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष बाद कार्य की जो प्रगति है उसका मूल्यांकन करके ये पता किया जाता है कि विभिन्न विभागों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए अथवा नहीं। वास्तविक कार्य परिणामों तथा उद्देश्यों की तुलना करके उनमें जो विचलन या जो अंतर है उसको ज्ञात किया जाता है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों की त्रुटियों को ढूंढने का दृष्टिकोण नहीं रखते हैं वरन उद्देश्य अनुसार प्रबंध में कर्मचारियों की अपनी गलतियों का अनुभव करके स्वतः नियंत्रण एवं मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया जाता है। कभी कभी परिस्थितियों में भारी परिवर्तन के कारण अथवा अत्यंत गयात्मक वातावरण के कारण उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन या असंभव हो जाता है, तो ऐसी दशा में उद्देश्यों में आवश्यक संशोधन कर लिए जाते हैं। एंड लास्ट है इसका मान्यता, प्रचार एवं पुनर्बलन। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की श्रृंखला का अंतिम चरण अधीनस्थों की सफलताओं एवं उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने, उनका व्यापक आंतरिक प्रचार करने तथा इच्छित व्यवहार को अभिप्रेरित करने से संबंधित है। जब अधीनस्थ अथवा विभाग या अनुभाग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो संपूर्ण संगठन में उसकी पर्याप्त जानकारी दी जाती है ताकि अन्य कर्मचारियों व विभागों को भी प्रेरणा मिल सके। सफल व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जा सकता है ताकि उनका ये व्यवहार एवं प्रयास सुदृढ़ हो सके। कर्मचारियों की असफलता पर उन्हें आवश्यक दंड, चेतावनी अथवा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इस तरह नियोजन उद्देश्य के अनुसार या उद्देश्य अनुसार जो प्रबंध किया जाता है उसमें
ये चरण होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।